हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का 4th लेसन, मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव। और आज का हमारा टॉपिक है हमीरदेव चौहान। ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, चौहान वंश का शासक जो था। और आज का हमारा टॉपिक है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान का शासनकाल जो है वह 1282 से लेकर 1301 ईस्वी का उसका शासनकाल है। ठीक है ना। परिचय में हम देखते हैं सबसे पहले रणथंभौर का शासक था जैत्र सिंह। रणथंभौर का शासक कौन है? जैत्र सिंह था। और इसकी पत्नी थी हीरा देवी। जैत्र सिंह और हीरा देवी, ठीक है ना, इनकी 3 संतानें थी। पहला सुल्ताना देव, दूसरा पुत्र था बिरमा देव और तीसरा पुत्र था हमीर देव। ओके, ये हमीरदेव चौहान आज हम पढ़ेंगे कि जैत्र सिंह और हीरा देवी की संतान 3 थी। सबसे ज्येष्ठ पुत्र था सुल्ताना देव, दूसरा पुत्र था बिरमा देव, सबसे छोटा पुत्र था हमीरदेव चौहान। ठीक है। कहाँ का शासक? रणथंभौर का। वर्तमान में रणथंभौर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सवाई माधोपुर। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। मैप में पूछा जाता है आपसे, रणथंभौर अगर भरने के लिए कहे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में भरेंगे आप? सवाई माधोपुर के अंदर भरेंगे। ओके। तो जैत्र सिंह ने अपने शासनकाल में ही अपने सबसे योग्य पुत्र, सबसे छोटा पुत्र था लेकिन सबसे योग्य पुत्र होने के कारण उसने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर दिया? हमीरदेव चौहान को रणथंभौर का भावी शासक नियुक्त कर दिया। 1282 ईस्वी में जैत्र सिंह की मृत्यु के बाद हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक बना। ओके। 1282 ईस्वी में 1282 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा और 1286 ईस्वी तक, 86, 87, 88, ठीक है ना, तो 87 से 88 तक उसने संपूर्ण भारत को जीतने की नीति अपनाई। यानी उसने दिग्विजय की नीति अपनाई कि वह अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाएगा, साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो 88 में उसने दिग्विजय की नीति का पालन किया और दिग्विजय नीति का पालन करने के लिए क्या किया उसने? अपने आसपास के क्षेत्रों में, साम्राज्य के आसपास जो क्षेत्र थे उस पर अधिकार करना प्रारंभ किया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इसको फायदा यह हुआ कि 1288 में जिस समय इसने दिग्विजय नीति का पालन किया था और इसी के तहत इसने कोटि यज्ञों का आयोजन किया था। ये निश्चय किया कि जब वह दिग्विजय प्राप्त कर लेगा तो कोटि यज्ञों का आयोजन करेगा। ठीक है ना। जैसे अश्वमेध यज्ञ होते हैं ना, वैसे ही कोटि यज्ञ आयोजन होता है साम्राज्य विस्तार को कंप्लीट करने के लिए, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए कोटि यज्ञ जन या कोटि यज्ञ का आयोजन किया गया था। ठीक है। जिस समय हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय नीति को अपनाया था उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश था? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? गुलाम वंश का शासन था। ठीक है ना। और 88 से पहले ही यानी 1286 में गुलाम वंश का शासक था बलबन। नाम सुना हुआ है, 10th क्लास में पढ़े हुए हो आप लोग, बलबन। ठीक है। गुलाम वंश का एक प्रतापी शासक था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद होना चाहिए आपको, पढ़ चुके हो आप। पाबो सिजदा प्रथा जिसने शुरू की थी। ठीक है ना। तो 1286 में क्या थी? बलबन की मृत्यु हो गई थी और बलबन की मृत्यु के बाद में कोई भी गुलाम वंश का योग्य शासक नहीं था जो कि हिंदुस्तान के आसपास के जो क्षेत्र है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। इस कारण से जब यहाँ पर योग्यता ही नहीं थी, आसपास में सभी शासक अयोग्य थे, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख मुख्य अयोग्य था, ऐसे में
हमीरदेव चौहान को दिग्विजय का पालन करने में आसानी हुई। उसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया और इस नीति के तहत उसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किया, आक्रमण किया और वहां के शासक से खूब सारा धन प्राप्त करके उनको उनका राज्य वापस सौंप दिया। ये थी उसकी नीति। हमीरदेव ने क्या किया, अपने आसपास के क्षेत्रों में दिग्विजय नीति का पालन करते हुए आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, वहां के शासकों से मोटी रकम वसूल कर ली और उसके बाद में उनका साम्राज्य उनको वापस लौटा दिया। ठीक है ना। अब 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद में अयोग्य शासक थे सारे। ठीक है ना। और इस वंश का, किस वंश का, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था क्यूमर्स, कौन था, क्यूमर्स, इसकी हत्या कर दी गई थी। क्यूमर्स की हत्या कर दी गई। अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स, और इसकी हत्या कर दी गई थी। और गुलाम वंश का अंत होने के बाद नया वंश 1290 ईस्वी में किस वंश की स्थापना हुई, खिलजी वंश की स्थापना हुई। किस वंश की स्थापना हुई, खिलजी वंश की स्थापना हुई। किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। कब हुई इसकी स्थापना, 1290 ईस्वी में। सॉरी 1288 में स्थापना हो चुकी थी। ठीक है ना। संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। अब हम पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का शासक था, दिल्ली का। ठीक है। यहाँ कौन सा वंश है, खिलजी वंश। यहाँ का शासक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। और हमीरदेव चौहान कहाँ है, सवाई माधोपुर वाले एरिया में। यहाँ का शासक है हमीरदेव चौहान। अब खिलजी वंश में, खिलजी के वंश की स्थापना के बाद में जलालुद्दीन खिलजी जो कि एक प्रतापी शासक था, वह भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इससे पहले तो दिल्ली सल्तनत में अयोग्य शासक थे, तो साम्राज्य विस्तार की भावना किसी शासक में नहीं थी, उनमें योग्यता नहीं थी कि वो अपना साम्राज्य भी संभाल पाए। ठीक है ना। खिलजी वंश की स्थापना के बाद जलालुद्दीन खिलजी जो कि महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, उसने मारवाड़ के क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए किस पर आक्रमण करना चाहा, रणथंभौर पर। कारण क्या था, क्योंकि इस समय राजस्थान वाले क्षेत्र में जो शासक था, जो संपूर्ण राजस्थान में अपनी सत्ता स्थापित करके बैठा था, शक्तिशाली शासक जो था, वह कौन था, हमीरदेव चौहान। ऐसे में जलालुद्दीन खिलजी को लगा कि अगर इसकी शक्तियां बढ़ती रही तो हो सकता है हमारा वंश समाप्त हो जाए और धीरे धीरे दिल्ली पर भी इस वंश का अधिकार हो जाए। तो इसकी जो शक्ति बढ़ रही थी, उस शक्ति को रोकने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार की भावना से प्रेरित होकर साम्राज्य विस्तार की भावना से प्रेरित होकर रणथंभौर पर आक्रमण किया। ओके। खिलजी वंश की जो सेना थी, रणथंभौर तक पहुंचने के लिए, दिल्ली से रणथंभौर पहुंचने के लिए क्या होता है, इससे पहले एक दुर्ग आता है जिसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग है, झाइन का दुर्ग। कहीं आपको झाई मिलेगा, ये भी सही है, कहीं पर झाइन मिलेगा, दोनों सही है। ठीक है ना। तो खिलजी सेना ने झाइन दुर्ग पर घेरा डाला।
जब इसकी खबर हमीरदेव चौहान के पास पहुंची तो हमीरदेव चौहान ने सेना भेजी। हमीरदेव चौहान ने खिलजी सेना के विरुद्ध एक शक्तिशाली सेना भेजी। ठीक है, खिलजी सेना के विरुद्ध एक शक्तिशाली सेना भेजी। और चौहान वंश की जो सेना थी उसने खिलजी वंश की सेना को झाइन दुर्ग से पीछे खदेड़ दिया, धकेल दिया। ठीक है ना, तो यहां पर हमीर की सेना खिलजी सेना को पराजित करने में सफल हुई। खिलजी सेना को पराजित करने में सफल हुई। और खिलजी सेना वापस कहाँ आ गई? दिल्ली आ गई। 2 वर्ष के बाद पुनः जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में 1292 ईस्वी में खिलजी सेना ने पुनः रणथंभौर पर आक्रमण किया। खिलजी सेना ने पुनः रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार भी घेरा डालने के बाद खिलजी सेना असफल हो गई। और रणथंभौर के दुर्ग से पहले झाइन दुर्ग जो था उसका घेरा उठाने वक्त जलालुद्दीन खिलजी ने एक कथन बोला था, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध कथन है। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जिस समय खिलजी सेना को जलालुद्दीन को ऐसा लगा कि वह रणथंभौर पर अधिकार करने में सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसने ये कथन कहा था कि ऐसे सैकड़ों किले, कैसे? रणथंभौर जैसे सैकड़ों किले में मुसलमानों के एक बाल के समान भी नहीं समझता। ये मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं है रणथंभौर जैसे दुर्ग, तो ऐसे सैकड़ों किले को मैं मुसलमानों के एक बाल के समान भी महत्व नहीं देता। ठीक है ना, तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे सैकड़ों किले में मुसलमानों के एक बाल के समान भी महत्व नहीं देता, यह कथन किसने कहे थे? तो ये कथन कहे थे जलालुद्दीन खिलजी ने। किस दुर्ग के संदर्भ में कहे थे ये भी पूछा जाता है, तो रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में कहे थे। उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान शासक था। ठीक है ना, जितने क्वेश्चन आपके 1 नंबर के बनते हैं बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है और 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो उस कथन को याद रखोगे यहाँ पर कि यहाँ से खिलजी सेना ने घेरा हटा लिया, असफल हो गई, और खिलजी सेना ने दुर्ग से घेरा हटा लिया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध का कारण। 1298 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और उसका भतीजा था। ठीक है ना, मुसलमानों में पता है आपको रिश्ते होते हैं आपस में, तो वो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था और उसका भतीजा भी था। ठीक है ना, तो 1298 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी गई।
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी गई। और अब खिलजी वंश का शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अब शासक बन गया। गद्दी पर बैठते ही वही दोनों की भावनाएं एक दूसरे से टकराने लगी। साम्राज्य विस्तार की भावना, महत्वाकांक्षी भावना, अपने साम्राज्य को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाया जाए, दोनों की सीमाएं बढ़ रही थी। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण करने की सोची? रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान पर। यहाँ क्वेश्चन बनता है आपका कि हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए संघर्ष के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन के मध्य होने वाले संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको दोनों के मध्य जो कारण हुए उनको अच्छे से याद करना है। ओके, सबसे पहला कारण, दोनों ही शासक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी विस्तार की भावना से प्रेरित थे। ठीक है, पहला कारण तो क्या हो जाएगा? दोनों शासक कौन है यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान। दोनों शासक महत्वाकांक्षी व साम्राज्य विस्तार की भावना से प्रेरित थे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है, रणथंभौर का दुर्ग जो था वह सामरिक दृष्टि से यानी युद्ध की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, दूसरा कारण बन जाएगा रणथंभौर दुर्ग सामरिक दृष्टि से या युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट कारण आता है कि रणथंभौर का दुर्ग अभेद्य दुर्ग था, यानी अभी तक इस पर किसी भी मुगल शासक के द्वारा, मुस्लिम शासक के द्वारा अधिकार नहीं किया गया था। तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार करके राजपूतों में अपनी धाक जमाना चाहता था। रणथंभौर दुर्ग अभेद्य था, यानी अभी तक इसी को किसने जीता नहीं था, अविजित था, अजेय था। रणथंभौर दुर्ग अभेद्य था जिस पर अधिकार करके अलाउद्दीन राजपूतों में अपनी धाक जमाना चाहता था। राजपूतों में अपनी धाक जमाना चाहता था। चौथा प्रमुख कारण आता है, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के 2 बार पराजित होने के कारण, 2 बार जो पराजित हो गया था उस हार का बदला लेना चाहता था। ये कारण में अपन को लिखना है, लेकिन ये कारण बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही हार का बदला लेना था। चाचा से इतना लगाव था तो चाचा को मारता नहीं वहां पर। ठीक है ना, तो ये सिर्फ एक ऐसे ही कारण बता दिया जाता है। इतिहास में ये लिखा गया है, स्रोतों में ये बताया गया है कारणों में कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। तो इसको भी हम कारण में लिखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का या पराजय का बदला लेना चाहता था। ओके, अंतिम 5वां कारण आता है
रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण देना। हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही को शरण देना था। तात्कालिक कारण या प्रमुख कारण जो है हम इसे ही मानते हैं, ठीक है ना। यही प्रमुख कारण था दोनों के मध्य संघर्ष का। अब यहाँ पर ये जो कारण दिया जाता है इसमें हमको दो मत मिलते हैं, ठीक है ना। दो मत हैं। एक मत तो है नैनचंद सूरी का लिखा हुआ हमीर महाकाव्य। नैनचंद सूरी का लिखा हुआ कौन सा ग्रंथ है? हमीर महाकाव्य। और दूसरा मत देता है चंद्रशेखर, जिसकी रचना है हमीर हट, ठीक है ना। हमीर हट यानी हट्टी करने वाला। एक बार जो सोच लिया कि ये करना है तो उस बात से मुकरने नहीं मान वाला, ठीक है ना। जो करना है ठान लिया उसको उस हट के साथ में कंप्लीट करने वाला, पूरा करने वाला। इतिहास में हमीर अपनी हटता के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उसको अपनी हट के कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार शेरनी जो है अपने केवल एक ही पुत्र को शेर जैसा बनाती है या साहसी या वीर होता है, जिस प्रकार एक कन्या के विवाह पर जो तेल वगैरह चढ़ाते हैं ना, शादी से पहले जैसे पीटी वगैरह का जो फंक्शन होता है उनको जो तेल वगैरह चढ़ाया जाता है, तो तिरिया तेल जो है वो सिर्फ एक ही बार चढ़ता है, दूसरी बार नहीं चढ़ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार केले के पेड़ पर, ठीक है ना, केवल एक ही बार केला उत्पन्न होता है, वैसे ही हमीर हट भी केवल एक बार जो सोच लेता है उसको पूरा करके रहता है, ठीक है ना। इसलिए हमीर जो है वो अपनी हटता के लिए इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब इन दोनों मत के अनुसार क्या है, कारण क्या बताया है? हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही को शरण देना, ठीक है। अब नैनचंद सूरी हमीर महाकाव्य में ये बताता है कि 1290 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए। अपनी सेना भेजी कहां पर आक्रमण करने के लिए? गुजरात पर आक्रमण करने के लिए। उसकी गुजरात विजय है 1290 में, ठीक है ना। क्या होता है कि गुजरात पर अधिकार करने के बाद जैसे ही सेना वहां से धन लूटकर, ठीक है ना, अब यहाँ पर जो सेना भेजी है उसका नेतृत्व करता कौन? उसके दो प्रमुख सेनापति हैं, नुसरत खां और उलूग खां। पूरे में आपको ये दो सेनापति याद रखने सारे युद्धों में, ठीक है ना। नुसरत खां और उलूग खां, दोनों ही सेनापति के नाम याद रखने आपको, ठीक है ना। गुजरात अभियान पे भेजते अपनी सेना को अलाउद्दीन खिलजी, किसके नेतृत्व में? नुसरत खां और उलूग खां के नेतृत्व में, ठीक है ना। इन दोनों के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। कहां पर? देखो, गुजरात पर, ठीक है। गुजरात आक्रमण पर भेजा जाता है अभियान पे। यहां से धन लूटकर जो युद्ध में क्षेत्र में धन मिला है उसको लेते हुए वापस कहाँ जाना होता है? उनको दिल्ली जाना होता है। लेकिन यहाँ से माल को ले जाते हुए जालोर की जो जगह है, ठीक है ना, इस जगह पर आकर सेना में उस धन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो जाता है। धन का बंटवारा क्या है? देखो ये समझ में आ गया आपको। गुजरात से कहाँ पर आ रहे हैं? जालोर जब पहुंचते हैं उस समय में सेना के बीच में झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। किस किस के बीच में? सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? नुसरत खां और उलूग खां। इसी सेना में कुछ मंगोल सेनापति होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मंगोल सैनिक जो है वो कौन है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में कुछ मंगोल जाति के लोग जो थे, जो बाहर से आए हुए थे, जिनको ये दास बनाकर
युद्ध में वापस लाया था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। बाहरी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करके जिन मंगोलों को अपने यहाँ लाकर उसने दास बनाया था और अपनी सेना में भर्ती कर लिया था और उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया गया था, वो जो सैनिक थे वो मंगोल सैनिक थे, ठीक है ना, जिन्होंने यहाँ इनकी सेना में भर्ती होने के बाद इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। तो ऐसे में नुसरत खां उल्लू खां जो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना, ये भी सेना अलाउद्दीन खिलजी की ही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो मंगोल सैनिक है, नाम क्या है, मीर मोहम्मद शाह, नाम याद रखना है बहुत अच्छे से, मीर मोहम्मद शाह, और उसका भाई है केहबरू, मीर मोहम्मद शाह उसका भाई केहबरू जो कि मंगोल सैनिक है। इन दोनों के बीच में धन के बंटवारे को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। ऐसे में दोनों में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संघर्ष में मीर मोहम्मद शाह और केहबरू जो है यहाँ से भागकर धन को लूटकर कहाँ पहुँच जाते हैं, रणथंबोर पहुँच जाते हैं। उनको लगता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी को इसकी सूचना मिलेगी कि हमारा धन लेकर भाग गया है, तो ऐसे में राजस्थान में केवल एक ही शासक है जो हमारी सहायता कर सकता है और अलाउद्दीन की टक्कर ले सकता है, और वो कौन है, एकमात्र रणथंबोर का शासक हमीरदेव चौहान। तो उस समय वीर मोहम्मद शाह और उसका भाई केहबरू भागकर किसकी शरण में चले जाते हैं, हमीरदेव चौहान की शरण में चले जाते हैं। जब इसकी सूचना अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचती है तो अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव के पास एक संदेश पहुंचाता है कि वह अपने दोनों विद्रोहियों को मुझे वापस सौंप दे। लेकिन हमीरदेव चौहान जो कि एक राजपूत वंश का है, राजपूत जाति का है, वह कहता है शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को वापस नहीं लौटाऊंगा। यहाँ तक कि मीर मोहम्मद शाह को वह जगाना की जागीर भी दे देता है, वहाँ का उसको शासक अधिकारी नियुक्त कर देता है जगाना की जागीर देकर, ठीक है ना, और इनको लौटाने से इनकार कर देता है। इनकार करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण करता है, हमीरदेव चौहान पर। ये बात तो कौन कहता है, नयनचंद्र सूरी कहता है, किसके अंदर, हमीर महाकाव्य में। दूसरी तरफ चंद्रशेखर जो है वह हमीर हट में कुछ और बात लिखता है। क्या लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, काफ़ी सारी बेगमें थी वैसे तो, ठीक है ना, काफ़ी सारी शादियाँ की थी इसने। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी मराठा बेगम, जिसका नाम था चिमना। क्या नाम था, मराठा बेगम चिमना नाम था अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी। इसी का सैनिक था मीर मोहम्मद शाह, इसका सैनिक था प्रमुख, सेना में भर्ती हुआ था मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह और बेगम चिमना में क्या हो जाता है, प्रेम संबंध, दोनों में प्रेम हो जाता है। किस किस में, मीर मोहम्मद शाह, मराठा बेगम चिमना में। दोनों जने मिलकर क्या करते हैं, अलाउद्दीन को उड़ाने की प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों जने क्या कहते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को तो हम मार देंगे और मीर मोहम्मद शाह जो है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा। ऐसी दोनों मिलकर योजना बना देते हैं। दोनों कौन, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी मराठा बेगम चिमना और उसका प्रेमी मीर मोहम्मद शाह, ठीक है ना। इसको आप बार बार रिपीट करके देखें, एक या दो बार में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बिल्कुल मैंने स्टोरी की तरह से इसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।